हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजेश नर्सिंग पॉइंट। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न। यानी रिफ्लेक्स क्या होते हैं और न्यूबॉर्न किसे कहा जाता है और कौन कौन से रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सब की चर्चा इस क्लास में हम करने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत के अंदर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, रिफ्लेक्स इन नियोनेट। तो पहले देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स किसे कहा जाता है, कि आखिरकार रिफ्लेक्स चीज क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है, यानी रिफ्लेक्स इज ए रैपिड ऑटोमेटिक एंड involuntary response of the body to the stimulus। यानी जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो हमारी बॉडी, रैपिड का मतलब है जल्दी, ऑटोमेटिक का मतलब है हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री का मतलब हमारी बिना किसी इच्छा के ही वह रेस्पॉन्स देने लगे, तो यह कंडीशन कहलाती है रिफ्लेक्स इन नियोनेट। नियोनेट का मतलब होता है डिलीवरी के बाद जो भी शुरुआती 28 डेज का जो चाइल्ड होता है उसे हम कहते हैं नियोनेट। दूसरा हमारे पास आता है कि इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। तो दो कंडीशन हमारे पास होती है, एक होती है वॉलेंट्री और एक होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है मैं मेरी इच्छा से जो भी वर्क कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं, उन्हें कहा जाता है वॉलेंट्री रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो यह कौन सा रेस्पॉन्स है? वॉलेंट्री रेस्पॉन्स है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारी इच्छा से नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या है? इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है, हमारी बिना किसी इच्छा के ही वह मेंटेन रहती है। तो ये तो हुआ कि रिफ्लेक्स आखिरकार होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्स होता क्या है। जब भी हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो ऑटोमेटिक हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो यह एक प्रकार का क्या है? रिफ्लेक्स है। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझे तो वो हो सकता है कि हमारी जो भी आंख है, उस आंख पर हम अगर टॉर्च मारे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी आंख है वह बंद हो जाती है, तो यह भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स है। यह तो हुआ रिफ्लेक्स की बात। अब हम पढ़ेंगे एक एक रिफ्लेक्स कि कौन कौन से रिफ्लेक्स नियोनेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो रिफ्लेक्स आएगा उसका नाम है रूटिंग रिफ्लेक्स। पहला हमारा जो रिफ्लेक्स आया उसका नाम हमने लिख दिया रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स। अब रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होगा? रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब भी हम नियोनेट के फेस के ऊपर कोई भी स्टिमुलस देते हैं या फिर टच करते हैं, स्पेशली माउथ वाले एरिया के ऊपर, तो हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है कि इमीडिएटली जो भी नियोनेट है वह अपना माउथ ओपन कर लेता है और वह अपने हेड को उस तरफ घुमा लेता है जिस तरफ स्टिमुलस दिया गया था। इसे कहा जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स। When we touch
ये हमने पहला रिफ्लेक्स पढ़ा, इसका नाम है रूटिंग रिफ्लेक्स। और हमने कहा कि जब भी हम उसके फेस के ऊपर अगर स्टिमुलस करते हैं या टच करते हैं, स्पेशली माउथ वाले एरिया के पास, तो चाइल्ड का या न्यूनेट का जो रिस्पॉन्स आता है वह आता है कि वह इमीडिएटली अपना जो माउथ है वह ओपन कर लेता है और उस तरफ अपना फेस घुमा लेता है जिस तरफ स्टिमुलस दिया गया था। यह जो रिफ्लेक्स होता है वह कब डिसअपीयर होता है, यानी कब गायब होता है, तो यह रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ के ऊपर हमें गायब देखने को मिलता है, यानी एज ऑफ डिसअपीयरेंस। एज एज ऑफ डिसअपीयरेंस, यह रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर हो जाता है, तो यह 3 to 4 मंथ के ऊपर गायब हो जाता है। अब हम इस रिफ्लेक्स को एक इमेज की मदद से देख लेते हैं। ये हमारा रहा रूटिंग रिफ्लेक्स। हमने कहा था कि जब भी कोई स्टिमुलस उसके फेस पर टच किया जाए या स्पेशली माउथ वाले एरिया के ऊपर टच किया जाए तो इमीडिएटली जो नियोनेट है अपना माउथ ओपन कर लेता है और अपना फेस उस तरफ घुमा लेता है जिस तरफ स्टिमुलस दिया गया था। यह कहलाता है रूटिंग रिफ्लेक्स। एक रिफ्लेक्स हमने पढ़ लिया है, दूसरा रिफ्लेक्स हमारे पास आता है दूसरा रिफ्लेक्स, जिसका नाम है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल नियोनेट के ओरल कैविटी में दिया जाए तो वह इमीडिएटली सकिंग करना स्टार्ट कर देता है और यह रिफ्लेक्स कहलाता है सकिंग रिफ्लेक्स। यह रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ के ऊपर डिसअपीयर हो जाता है, यानी व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल enter into the mouth, the neonatal response is start sucking, सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब फॉरेन पार्टिकल कोई फिंगर भी हो सकती है या ब्रेस्ट निपल भी हो सकता है। जब भी उसे माउथ के अंदर डाला जाए या ओरल कैविटी के अंदर डाला जाए तो वह सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। यह जो रिफ्लेक्स है वह डिसअपीयर कब होता है, यानी एज ऑफ डिसअपीयर, एज ऑफ डिसअपीयर, यह कब डिसअपीयर हो जाता है, तो यह रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ की एज के ऊपर डिसअपीयर हो जाता है। यह हमारा हुआ दूसरा रिफ्लेक्स जिसका नाम है सकिंग रिफ्लेक्स। तीसरा हमारे पास जो रिफ्लेक्स आता है वो आता है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। तीसरा है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का मतलब है जब भी ओरल कैविटी किसी लिक्विड से या फिर फूड पार्टिकल से भरी होती है तो लेरिंग्स के अंदर मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो भी लिक्विड है और फूड पार्टिकल है वह ओरल कैविटी से सीधा स्टोमक में चले जाते हैं, तो यह रिफ्लेक्स कहलाता है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। हमने लिखा व्हेन ओरल कैविटी
feels with liquid and food particle the response is swallowing by the movement of pharynx। यानी ओरल कैविटी जब भी लिक्विड से या फूड पार्टिकल से भरी होती है तो फेरिंग्स के अंदर मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है या माउथ के अंदर प्रेजेंट है वह स्टोमक में चले जाते हैं और यह रिफ्लेक्स कहलाता है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। उसके बाद यह कब डिसअपीयर हो जाता है, एज ऑफ डिसअपीयर, एज ऑफ डिसअपीयरेंस, एज ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कब गायब हो जाता है रिफ्लेक्स। तो जो यह रिफ्लेक्स होता है वह कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, जब भी पर्सन लाइव होता है उस कंडीशन के अंदर यह रिफ्लेक्स मौजूद होता है। तो यहां लिखेंगे नेवर डिसअपीयर, नेवर डिसअपीयरेंस। यह हमारे 3 रिफ्लेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आता है गेग रिफ्लेक्स। 4th नंबर का जो रिफ्लेक्स आता है उसका नाम है गेग रिफ्लेक्स। गेग रिफ्लेक्स, गेग रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल पोस्ट फेरेंजियल पार्ट को स्टिमुलेट करता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है वोमिटिंग का। तो यह रिफ्लेक्स कहलाता है गेग रिफ्लेक्स। When any foreign particle stimulate postpharyngeal part, the response is vomiting। जब भी पोस्ट फेरिंजियल है जो भी फेरिंग्स है उसके पीछे वाले पार्ट के ऊपर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल स्टिमुलेट करता है तो उस कंडीशन में हमें वोमिटिंग देखने को मिलती है और यह रिफ्लेक्स कहलाता है गेग रिफ्लेक्स। गेग रिफ्लेक्स हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है, यह कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, यानी एज ऑफ डिसअपीयरेंस, एज ऑफ डिसअपीयरेंस, यह रिफ्लेक्स कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, नेवर डिसअपीयरेंस। ये हमारे 4 नंबर का रिफ्लेक्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो हमारा रिफ्लेक्स आएगा वो आएगा स्नीजिंग रिफ्लेक्स। 5th नंबर का इसका नाम है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अपर एयरवे को स्टिमुलेट करता है तो हमें स्नीजिंग देखने को मिलती है, तो इसे कहते हैं हम स्नीजिंग रिफ्लेक्स। अब अपर एयरवे और लोअर एयरवे किसे कहा जाता है? अपर एयरवे का मतलब होता है नोज से लेकर जो भी फेरिंग्स तक जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उन्हें कहा जाता है अपर एयरवे, और जो लोअर एयरवे का मतलब होता है ट्रेकिया से लेकर लंग्स तक जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनको कहा जाता है लोअर एयरवे। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है नोज से लेकर जो भी फेरिंग्स तक जो पार्ट होते हैं उनको कहा जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ट्रेकिया से लेकर जो भी लंग्स तक पार्ट होते हैं उनको कहा जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कोई भी फॉरेन पार्टिकल स्टिमुलेट कर रहा है तो हमें स्नीजिंग देखने को मिले तो यह कंडीशन कहलाती है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। When any foreign particle
upper respiratory tract. The response is sneezing. ये हमारा 5th नंबर का रिफ्लेक्स कंप्लीट हुआ। क्या यह रिफ्लेक्स कभी डिसअपीयर होता है? तो बता दें, यह रिफ्लेक्स जब तक पर्सन लाइव होता है, जिंदा होता है, जब तक यह रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, मतलब कभी भी यह रिफ्लेक्स डिसअपीयर नहीं होगा। इसमें लिख दिया एज ऑफ डिसअपीयरेंस, एज ऑफ डिसअपीयरेंस, और एज ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर लिख दिया नेवर डिसअपीयर, कभी भी यह डिसअपीयर नहीं होगा। यह हमारा हो गया स्नीजिंग रिफ्लेक्स। उसके बाद जो रिफ्लेक्स आता है उसका नाम है कफिंग रिफ्लेक्स। सिक्स नंबर, जिसका नाम है कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है तो हमें कफिंग देखने को मिलती है, तो यह रिफ्लेक्स कहलाता है कफिंग रिफ्लेक्स। यानी अपर एयरवे को अगर स्टिमुलेट करता है तो हमें स्नीजिंग देखने को मिलती है, और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है तो हमें कफिंग देखने को मिलती है। यानी व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल stimulant lower respiratory tract, the response is coughing। यह हुआ कफिंग रिफ्लेक्स। तो यह डिसअपीयर कब होता है? यानी एज ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यह रिफ्लेक्स जब तक पर्सन लाइव होता है तब तक प्रेजेंट होता है, मतलब नेवर डिसअपीयर, नेवर डिसअपीयर। यह हुआ कफिंग रिफ्लेक्स। 6 नंबर का रिफ्लेक्स कंप्लीट हो चुका। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास रिफ्लेक्स आता है उसका नाम है मोरो रिफ्लेक्स। 7th नंबर मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि चाइल्ड को सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर पकड़ना है, उसके बाद इमीडिएटली उसे 30 डिग्री के ऊपर नीचे लेके जाना है, तो हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि जो भी बच्चा है वह रोने लगेगा। उसके बाद उसकी जो भी एक्सट्रीमिटी है उन एक्सट्रीमिटी के अंदर हमें फ्लेक्शन विथ अबडक्शन विथ एक्सटेंशन विथ एडेक्शन देखने को मिलेगा, और यह कंडीशन कहलाएगी मोरो रिफ्लेक्स। हमने कहा होल्ड द चाइल्ड in semi sitting position, and suddenly lower down the head and at 30 डिग्री। यह तो हमें स्टिमुलेशन दिया था, अब हमें रेस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा? The response is cry
crying with extension with abduction of extremities followed by flexion with adduction। हमने कहा कि जो भी चाइल्ड है उसे सेमी सीटिंग पोजीशन को कहा जाता है फाउलर पोजीशन। सेमी सीटिंग पोजीशन के अंदर रखना है, उसके बाद उसे इमीडिएटली 30 डिग्री के ऊपर लोअर डाउन करना है, नीचे की तरफ लेके जाना है। और ऐसा करने पर सबसे पहले जो भी चाइल्ड है वह क्राई करने लगेगा, वह रोने लगेगा। उसके बाद उसमें एक्सटेंशन विद अबडक्शन देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है दो पार्ट्स का एक दूसरे से दूर जाना कहलाता है एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है और ये पास आ रहा है, इसका मतलब होता है फ्लेक्शन। और ये अगर दूर जा रहे हैं तो यह कहलाता है एक्सटेंशन। उसके बाद आता है एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है कोई भी बॉडी पार्ट्स का अपनी मिड लाइन से दूर जाना कहलाता है एबडक्शन। मतलब जब भी उसे 30 डिग्री के ऊपर लेके जाएंगे तो सबसे पहले वह हाथों को फैलाएगा, फैलाने के बाद वह पीछे की तरफ लेकर जाएगा। इसे हमने कहा एक्सटेंशन विद अबडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। यह करने के बाद फॉलोड बाय फ्लेक्शन विद अबडक्शन, यानी जब भी उसने हाथ फैलाए पीछे की तरफ लेकर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह इसी अवस्था को वापस फ्लेक्शन करता है और मिड लाइन के पास लेकर आ जाता है। इसलिए हमने लिखा फ्लेक्शन विद एडक्शन, यानी वह वापस अपने जो भी हैंड होते हैं उनको मिड लाइन के पास लेकर आ जाता है और यह रिफ्लेक्स कराता है मोरो रिफ्लेक्स। लेकिन इस रिफ्लेक्स के अंदर जो भी थंब होती है और जो फिंगर्स होती है उनकी शेप सी शेप की होती है। फॉर एग्जांपल जब भी वह हाथ ऐसे लेके जाएगा तो उनकी जो थंब वाला एरिया होगा वह सी शेप का होगा और जो भी फिंगर होगी वह भी सी शेप की होगी, जिसे हमने कहा मोरो रिफ्लेक्स। द थंब एंड फिंगर्स आर सी शेप। ये हुआ मोरो रिफ्लेक्स कंप्लीट और इमेज की मदद से दिखा देते हैं। ये रहा मोरो रिफ्लेक्स। और हमने कहा कि सेमी सिटिंग पोजीशन में रखना है, उसके बाद चाइल्ड को लोअर डाउन हेड एंड को 30 डिग्री के एंगल पर नीचे लेके जाना है। जिसके बाद सबसे पहले चाइल्ड जो है वह क्राई करने लगेगा, उसके साथ ही वह एक्सटेंशन का मतलब दोनों ही पार्ट्स अपनी जगह से दूर हो जाते हैं। उसके बाद वह मिड लाइन से दूर चले जाते हैं। और हमने कहा था एक्सटेंशन विद अबडक्शन, जो हमें देखने को मिला एक्सटेंशन हो गया है और मिड लाइन से वह दूर जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया था एक्सटेंशन विद अबडक्शन। और उसके बाद हमने लिखा था कि थोड़ी देर बाद वह वापस अपने हैंड अपने पास आ जाते हैं, मतलब यह एंगल वापस अपने पास हो जाता है, जिसे हमने कहा फ्लेक्शन विद एडक्शन। एडक्शन का मतलब वापस यह मिड लाइन के पास आ जाता है, जिसे हमने कहा मोरो रिफ्लेक्स। दूसरा हमने कहा था कि जो भी फिंगर्स और थंब है वह सी शेप के होंगे। तो यह जो थंब होगा और यह जो फिंगर होगा वह इस टाइप में होगा, यानी सी शेप के अंदर होगा। और हमने कहा था इसे कहा जाता है मोरो रिफ्लेक्स। लेकिन इस मोरो रिफ्लेक्स में कुछ अबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट होती है। अब कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है? abnormalities in motor reflex। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर
मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है? सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर हमें मोरो रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलता। डाउन सिंड्रोम किसे कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है ट्राइसोमी 21, जो भी क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है तो उस साइड के अंदर हमें मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोक्सिया, इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना और इस्चेमिक का मतलब ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होती हैं वह डैमेज हो जाती है। अगर यह डिजीज उसके अंदर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें मोरो रिफ्लेक्स है वह एब्सेंस देखने को मिलेगा। यह तो हुआ कि एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स दो कंडीशन के अंदर होता है। उसके बाद आता है परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। परसिस्टेंट का मतलब यह रिफ्लेक्स 6 मंथ की एज के ऊपर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यह 6 मंथ बाद भी रेगुलर बना रहे तो इस कंडीशन को बोला जाता है परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। और यह किस कंडीशन के अंदर होता है? यह एक डिजीज होती है। अगर यह डिजीज उस साइड में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हमें मोरो रिफ्लेक्स 6 मंथ बाद में भी देखा जाता है। उसका नाम होता है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि जो पिरामिडल नर्व ट्रैक्ट होते हैं और जो एक्स्ट्रा पिरामिडल नर्व ट्रैक्ट होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर कोई भी हमें कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता, ना ही मसल्स के अंदर कोई मूवमेंट होता है। अटेक्सिया जैसे सिम्टम्स उस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसे हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। तीसरा होता है एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स। एसिमेट्रिकल और एक होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो भी हमारे दोनों साइड के जो भी पार्ट्स होते हैं वह एक साथ काम करें तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल, मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं तो मेरे दोनों लंग्स डायलेट हो रहे हैं तो यह कंडीशन कहलाती है सिमेट्रिकल। और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। जब मैं ब्रीथिंग कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट का जो लंग्स है वह तो डायलेट हो रहा है, लेकिन जो राइट साइड का जो लंग है वह डायलेट नहीं हो पा रहा, वह कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो वह कंडीशन कहलाती है एसिमेट्रिकल। मतलब एक साइड का जो भी हैंड होगा उस हैंड के अंदर तुम्हें फ्लेक्शन एब्डक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जो दूसरी साइड का जो हैंड है उस हैंड के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को ना मिले तो यह कंडीशन कहलाती है एसिमेट्रिकल रिफ्लेक्स। अब यह एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स कौन कौन सी कंडीशन के होता है? तो इसके अंदर पहली कंडीशन होती है कि फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, यानी जो भी क्लेविकल बोन होती है उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाए तो यह मोरो रिफ्लेक्स हमें एसिमेट्रिकल देखने को मिलता है। पहला हमने लिख दिया फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन होती है वह शोल्डर के पास होती है और यह अगर क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसे रिफ्लेक्स चेक किया जाए तो वह एक साइड का रिफ्लेक्स दिखा नहीं पाएगा। तो यह हमने पहला लिख दिया कि फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। और दूसरा कारण हमने लिख दिया शोल्डर डिसलोकेशन, यानी जो भी शोल्डर जॉइंट है वह अपनी लोकेशन से हिल गया है, डिसलोकेट हो गया है, तो इस कंडीशन के अंदर भी हमें एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। दूसरा हमने लिख दिया शोल्डर डिसलोकेशन, यह दूसरी कंडीशन लिखी शोल्डर डिसलोकेशन। तीसरा हो सकता है
कि चाइल्ड की जो भी हाफ साइड की जो बॉडी है, अगर उस बॉडी के अंदर पैरालिसिस की कंडीशन हो जाए या पैरालिसिस हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है। हेमीप्लेजिया या हम लिख सकते हैं कंजेनिटल हेमीप्लेजिया। कंजेनिटल हेमीप्लेजिया यानी जन्मजात उसकी हाफ साइड की जो बॉडी थी उसमें पैरालिसिस था और उस कंडीशन के अंदर एक साइड का जो रिफ्लेक्स है, एक साइड का जो हैंड है उसमें रिफ्लेक्स हमें देखने को नहीं मिल रहा और यह कंडीशन होती है एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स आता है उसका आता है डोल्स आई रिफ्लेक्स। डोल्स आई रिफ्लेक्स, डोल्स आई रिफ्लेक्स। डोल्स आई रिफ्लेक्स का मतलब है जब भी हम नियोनेट के फेस को किसी अनदर या डिफरेंट साइड घुमाते हैं तो उसकी जो आई बॉल है वह फेस के साथ नहीं घूम पाती और यह रिफ्लेक्स कहलाता है डोल्स आई रिफ्लेक्स। यानी when we turn the face of neonate on another side, the response is eyeball does not move from the face। यह हुआ डोल्स आई रिफ्लेक्स। एक चीज हम भूल गए थे, इसका नाम है मोरो रिफ्लेक्स। कब डिसअपीयर होता है? डिसअपीयरेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, डिसअपीयरेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो यह 6 मंथ की एज के ऊपर डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डोल्स आई रिफ्लेक्स। When we turn the face of neonate on another side, the response is eyeball does not move from the face। यानी फेस को अगर किसी दूसरी साइड घुमाया जाए तो उसकी जो आई बॉल है वह फेस के अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगी और यह कंडीशन कहलाती है डोल्स आई रिफ्लेक्स। अब जो डोल्स आई रिफ्लेक्स होता है वह 3 to 4 मंथ के ऊपर डिसअपीयर हो जाता है। यानी एज ऑफ डिसअपीयरेंस 3 to 4 मंथ के ऊपर यह रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है। यह हुआ डोल्स आई रिफ्लेक्स। उसके बाद जो हमारे पास रिफ्लेक्स आता है उसका नाम है पाल्मर ग्रेस रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रेस रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रेस रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल उसकी पाम के ऊपर रख दिया जाए तो वह इमीडिएटली उस ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प कर लेता है, पकड़ लेता है। तो यह रिफ्लेक्स कहलाता है पाल्मर ग्रेस रिफ्लेक्स। When any foreign particle rest on palm of neonate,
the neonate immediately grabs the object, वह उस ऑब्जेक्ट को तुरंत पकड़ लेता है और यह रिफ्लेक्स कराता है पाल्मर ग्रेस रिफ्लेक्स। यह रिफ्लेक्स 4 मंथ की एज के ऊपर डिसअपियर हो जाता है, यानी एज ऑफ डिसअपियरेंस। 3 to 4 मंथ के बाद यह रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। लास्ट हमारे पास जो रिफ्लेक्स आएगा उसका नाम है डांसिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स डांसिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है नियोनेट को एक वर्टिकल पोजीशन के अंदर रखना है, उसके बाद जो लोअर एक्सट्रीमिटी होते हैं नियोनेट के, उनको एक एक्सट्रीमिटी या दोनों एक्सट्रीमिटी को हमें एक सरफेस के ऊपर टच कराना है। यह तो हमने स्टिमुलेशन दिया, ऐसा टच कराने के बाद नियोनेट उन लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेगा, तो इसे हमें लगेगा कि वह डांस कर रहा है और इसे कहते हैं हम डांसिंग रिफ्लेक्स। यानी नियोनेट को वर्टिकल पोजीशन के अंदर रखना है, उसके बाद जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है उन लोअर एक्सट्रीमिटीज को सरफेस के ऊपर टच करना है। टच करने के बाद उन एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, यानी ऊपर नीचे वह लोअर एक्सट्रीमिटी को करेगा और हमें यह प्रतीत होगा कि वह डांस कर रहा है और इसे कहते हैं हम डांसिंग रिफ्लेक्स। यानी होल्ड द नियोनेट नियोनेट को वर्टिकल पोजीशन में रखना, उसके बाद जो भी उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी है उनको सरफेस के ऊपर टच कराना है और ऐसा करने पर वह लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेगा और इसे हम कहते हैं डांसिंग रिफ्लेक्स। यह जो रिफ्लेक्स होता है वह 3 to 4 मंथ के ऊपर डिसअपियर हो जाता है, यानी एज ऑफ डिसअपियरेंस। यह हुआ डांसिंग रिफ्लेक्स। इमेज की मदद से इसे दिखा सकते हैं। यह मोरो रिफ्लेक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास है डांसिंग रिफ्लेक्स, यानी वर्टिकल पोजीशन के अंदर रखना है। उसके बाद जो भी लोअर एक्सट्रीमिटी है उन लोअर एक्सट्रीमिटी को एक या तो एक पैर की मदद या दोनों पैर की हम मदद ले सकते हैं इस रिफ्लेक्स को करने के लिए। यानी दोनों जो भी एक्सट्रीमिटी होती है लोअर एक्सट्रीमिटी उनको सरफेस के ऊपर टच कराते हैं और उसके बाद जो भी नियोनेट होता है वह फ्लेक्शन करता है और एक्सटेंशन करता है और हमें यह प्रतीत होता है कि नियोनेट है वह डांस कर रहा है। यह हुआ डांसिंग रिफ्लेक्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स है वह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके लिए टाटा बाय बाय।